हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान धातु तथा अधातु से। आज का हमारा टॉपिक है धातु कर्म। धातु कर्म के बारे में अध्ययन करेंगे, जो हम अयस्क और खनिज के बारे में अगले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। इसमें उसी से निकल के आया है धातु कर्म। धातु कर्म का मतलब ये होता है कि उन धातुओं से जो अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त किया गया है इस पूरी क्रिया को ही धातु कर्म कहते हैं। तो क्या कहते हैं, ध्यान से देखिए। किसी धातु के अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की संपूर्ण क्रिया को धातु कर्म कहते हैं। धातु कर्म कहते हैं। धातु कर्म कहते हैं। किसे कहते हैं? किसी धातु के अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की संपूर्ण क्रिया को धातु कर्म कहते हैं। संपूर्ण क्रिया यहाँ पे आया है। संपूर्ण क्रिया का मतलब ये होता है कि ये एक प्रोसेस से नहीं गुजरता है, ये कई सारे प्रोसेस में गुजरता है। अभी हम इसे विस्तार से आपको बताएंगे कि किन किन प्रोसेस से ये गुजर करके शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। शुद्ध धातु को कैसे प्राप्त करते हैं, ये कई सारे प्रोसेस हैं इसमें। तो पहले हम अयस्क का जान लेते हैं। अयस्क जो होता है, अयस्क का सांद्रण कितने वर्गों में बांटा गया है, अयस्क का सांद्रण किन वर्गों में किया गया है, कितने वर्गों में है? 3 वर्गों में किया गया है। ध्यान से देखिएगा। अयस्क का सांद्रण, अयस्क का सांद्रण, अयस्क के सांद्रण को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। किसमें? 3 भागों में। तीन भागों में डिवाइड किया गया है। क्या? उच्च क्रियाशील धातुएं, उच्च क्रियाशील धातुएं, मध्य क्रियाशील धातुएं और निम्न क्रियाशील धातुएं। क्या है पहला? उच्च क्रियाशील धातुएं। उच्च क्रियाशील धातुएं, ये है दूसरा मध्य क्रियाशील धातुएं। नंबर 3 है निम्न क्रियाशील धातुएं। ये 3 है। इन तीनों में किस किस का शोधन होता है वो जान लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है कि उच्च क्रियाशील में किन धातुओं का शोधन किया जाता है, मध्य क्रियाशील में किन धातुओं का शोधन किया जाता है और निम्न क्रियाशील में किन धातुओं का शोधन किया जाता है। इससे आप बहुत अच्छे से जान लीजिए। अगर नहीं जान पाए तो आगे का प्रोसेस समझ में कम आएगा। यही आपका मेन है, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। अगर इसे समझ गए तो आगे का प्रोसेस आपको एकदम आसानी से समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो उच्च क्रियाशील धातुओं में आता है सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन। क्यों? क्योंकि अभी हम बताने जा रहे हैं। क्या आया? सोडियम आया, मैग्नीशियम आया, पोटेशियम आया, एल्युमिनियम आया आदि।
ये इसमें शोधन किया जाता है। एक कैल्शियम भी है, कैल्शियम को लिख देते हैं, आदि लगाने की जरूरत नहीं है, कैल्शियम। ये इतने धातुएं हैं जो उच्च क्रियाशील धातुओं में शोधन किया जाता है। अगर सोडियम का शोधन करना है तो उसे उच्च क्रियाशील यानी उच्च ताप देना पड़ेगा, अधिक ताप देना पड़ेगा। मैग्नीशियम का करना है तो उच्च क्रियाशील यानी ताप ज्यादा देना पड़ेगा। पोटेशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, इन सब में उच्च ताप देना पड़ेगा, आदि कर देते हैं। ठीक, आदि हो गया। अब आते हैं मध्यम क्रियाशील धातुएं। मध्यम, मध्यम क्रियाशील चाहे मध्य क्रियाशील, दोनों एक है, कोई दिक्कत नहीं। मध्य का मतलब बीच में, माध्यम का मतलब कि सामान्य। ठीक है, तो इसमें आता है जिंक, लेड और आयरन। ये सारे किसमें इसका शोधन किया जाता है? मध्यम क्रियाशील धातुएं में, मध्यम क्रियाशील में इसे शोधन करते हैं। निम्न क्रियाशील धातुओं में आता है कॉपर, मरकरी और सिल्वर। क्या आते हैं? कॉपर, मरकरी और सिल्वर, ये इसमें आते हैं, आदि कर देते हैं। तो ये हमारा पहला प्रोसेस हो गया। इसमें हम जान गए क्या कि उच्च क्रियाशील धातुओं में सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम का शोधन किया जाता है। माध्यम क्रियाशील धातुओं में किसका शोधन करेंगे? जिंक, लेड, आयरन आदि का शोधन करेंगे। निम्न क्रियाशील धातुओं में किसका करेंगे? कॉपर, मरकरी, सिल्वर आदि का शोधन किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसे भी और प्रक्रिया से गुजारा जाएगा। जैसे कि उच्च क्रियाशील धातुओं में क्या लगेगा? विद्युत अपघटनीय, विद्युत अपघटनीय लगेगा। किसमें? गलित धातु लवण का विद्युत अपघटनीय करने पर, यानी विद्युत अपघटनीय करने पर। ठीक है, तो चलिए इसे हम एक पॉइंट से लिखते, मतलब क्रम वाइज से लिखते चलते हैं। जल्दी से इसे आप समझ लीजिए। अब इसे हम क्रम वाइज से लिखेंगे। क्रम वाइज से लिखने का मतलब, क्रम वाइज तो लिखा ही है, लेकिन पूरा का पूरा ऐसा लिखा जाए कि पूरा का पूरा आ जाए, क्योंकि हमें दूसरे पेज पर ना जाना पड़े। अयस्क का सांद्रण, अयस्क का सांद्रण इस प्रकार से, इस प्रकार से लिखेंगे तो हमारा पूरा आ जाएगा, जितना है सब आ जाएंगे। उच्च क्रियाशील धातुएं, ये है माध्यम क्रियाशील धातुएं। तीसरा है हमारा निम्न क्रियाशील धातुएं। अब पहले में हमारा क्या है? पहले में हमारा सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि, इसका शोधन करते हैं। दूसरे में हमारा आ रहा है जिंक, लेड, आयरन आदि। तीसरे में हमारा आ रहा है कॉपर, मरकरी, सिल्वर आदि।
इस प्रकार के धातुओं का शोधन किया जाता है। अब आगे जानते हैं कि इन सब में किसे कितने में डिवाइड करके कितने प्रोसेस से गुजारा जाता है और किन प्रोसेस से गुजर करके एक शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। जैसे कि हमारा पहला हो गया उच्च क्रियाशील धातुएं। उच्च क्रियाशील में क्या होता है, गलित धातु लवण का विद्युत अपघटन कराने पर क्या है, इसका क्या कराएंगे अब हम, गलित लवण का विद्युत अपघटन कराएंगे। इसका मतलब इसे क्या करेंगे, गला करके इसे इसका एक विलयन बनाएंगे, मतलब कि गला देंगे, गलाने के बाद इसमें विद्युत अपघटन कराएंगे, यानी विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, उसके बाद यह शोधन हो जाएगा। यह शोधन क्या हो जाएगा, शुद्ध धातु में, किसमें बदल जाएगा, शुद्ध धातु हमारा प्राप्त हो जाएगा। इस चीज को हम आगे आपको लेकर आएंगे विद्युत अपघटनीय विधि द्वारा। विद्युत अपघटनीय विधि इसमें प्रयोग होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे विद्युत अपघटन लिखा है ना, विद्युत अपघटन यानी कि इसे गलाना पड़ेगा। इसमें क्षारीय लवण को गला करके जो कि अगलित है वो गलेगा नहीं, बल्कि वो दूसरे को शोधन करने में सहायता उत्पन्न करता है। तो यह विधि आएगा आपका विद्युत अपघटनीय विधि में। इस प्रोसेस को हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसे आप समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं माध्यम क्रियाशील। इसे अभी साइड में रखते हैं, पहले हम लास्ट वाले को जान लेंगे तो बीच वाला अपने आप समझ में आ जाएगा। लास्ट वाला हमारा क्या है, इसमें शोधन होता है सल्फाइड का, जिसके साथ सल्फर रहेगा, सल्फर आयक्स अगर उसके साथ मिला हुआ है, सल्फर आयक्स अगर उसके साथ जुड़ा है, यानी कॉपर, मरकरी, सिल्वर, इन सब के साथ सल्फर आयक्स घुला हुआ है, यानी सल्फाइड आयक्स। सल्फर यस का मतलब सल्फर का मतलब सल्फाइड का काम करेगा। जहां कहीं यस लगता है तो उसे सल्फाइड नाम दिया जाता है। अगर सल्फाइड है तो उसका हो जाएगा भर्जन। क्या हो जाएगा, भर्जन। इसे भर्जन प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा। इसे कहां से गुजारना पड़ेगा, भर्जन प्रोसेस से। भर्जन प्रोसेस से जब गुजारेंगे तो इसका हो जाएगा क्या, शोधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शोधन हो जाएगा, यानी शुद्ध धातु मिल जाएगा हमें, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा। इस शुद्ध धातु, ये जो प्राप्त हुआ है शुद्ध धातु पूर्ण रूप से अभी नहीं है, बल्कि ये है अशुद्ध धातु। कैसा है, अशुद्ध धातु है। अब इसका लास्ट में हम करा देंगे क्या, इसका लास्ट में करा देंगे शोधन करेंगे। इसका जब शोधन करते हैं तो हमारा जाकर मिल जाता है शुद्ध धातु। शुद्ध धातु तब जाकर मिलता है, क्या मिलेगा, शुद्ध धातु मिल जाएगा। देखिए निम्न क्रियाशील धातुओं में कितने प्रोसेस जाकर मिले, इन सारे तत्वों के साथ सल्फाइड आयक्स अगर मिला हुआ है तो तुरंत जान लीजिए क्या करना पड़ेगा, भर्जन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, भर्जन करना पड़ेगा। भर्जन करेंगे तो क्या मिलेगा, अशुद्ध धातु मिलेगा। अशुद्ध धातु मिलने के बाद इसका शोधन करेंगे, शोधन करने पे जाकर हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा। इसे थोड़ा करीब में लिखते हैं, नहीं तो ये हमारा प्रोसेस नहीं आ पाएगा। पहले क्या करेंगे, सल्फाइड आयक्स है तो इसका हो जाएगा भर्जन। भर्जन होने के बाद क्या होगा, इसका भर्जन होने के बाद इसका हो जाएगा अशुद्ध।
अशुद्ध धातु प्राप्त हुआ है। अशुद्ध धातु प्राप्त होगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका शोधन करेंगे। जब शोधन करेंगे तब हमारा जा करके शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा। कितने प्रोसेस से गुजरा, जब सल्फाइड आयक्स रहेगा इसके साथ तो भर्जन करेंगे, भर्जन करने पे हमारा जाकर मिलेगा अशुद्ध धातु, अशुद्ध धातु का शोधन करने पर शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा। शोधन जो है बुक में या टीचर कहें, आपके टीचर जो है परिष्करण बताएंगे। क्या बताएंगे, परिष्करण बताएंगे या बताते हैं। क्या किताब में परिष्करण लिखा है, शोधन को परिष्करण भी कहते हैं। शोधन को परिष्करण, परिष्करण जहां शब्द है तो वो जान लो शोधन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, शोधन किया जा रहा है। ठीक है, अब चलते हैं हम क्या, माध्यम क्रिया धातुएं, क्रियाशील धातुएं। इसमें क्या होता है, कार्बोनेट आयक्स या सल्फाइड आयक्स, दो क्या क्या, इसके दो रूप हैं, इसे दो चीज में बांट दिए हैं। एक क्या, कार्बोनेट, कार्बोनेट आयक्स आए, यदि कार्बोनेट आयक्स आ रहा है और सल्फाइड आयक्स आ रहा है, सल्फाइड आयक्स का तो बताया क्या होगा, भर्जन होगा। भर्जन के बाद वही प्रोसेस पूरा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कार्बोनेट आयक्स आया तो इसका क्या हो जाएगा, निस्तापन होगा। निस्तापन से इसमें प्रोसेस करेंगे, क्या हो जाएगा, इसका निस्तापन हो जाएगा। निस्तापन करेंगे, निस्तापन करने के बाद किससे गुजरेगा, निस्तापन करने के बाद दोनों एक साथ आ जाएंगे। दोनों से क्या मिलेगा हमारा, दोनों से जाकर के हमारा मिल जाएगा वही चीज, क्या, दोनों से प्रोसेस दो, कार्बोनेट आयक्स आया तो क्या करेंगे, निस्तापन करेंगे। सल्फाइड आयक्स आया तो भर्जन करेंगे। इसमें दोनों आ जाते हैं, कार्बोनेट आयक्स और सल्फाइड आयक्स। सल्फाइड आयक्स का भर्जन होगा, कार्बोनेट आयक्स का निस्तापन हो जाएगा। तो अब जाकर क्या मिलेगा हमारे पास, धातु का ऑक्साइड मिलेगा। क्यों ऑक्साइड मिलेगा, क्योंकि ऑक्साइड से ही तो जाकर मिल रहा है सल्फाइड और कार्बोनेट, तो दोनों को आपस में क्या मिल जाएगा जाकर के, धातु का ऑक्साइड। धातु का ऑक्साइड मिलने के बाद क्या हो जाएगा, धातु का ऑक्साइड मिलने के बाद वही प्रोसेस शोधन कर दिया जाएगा बस। अब क्या हो जाएगा, इसका प्रोसेस आ जाएगा हमारा, इसका करेगा कार्बन और एल्युमिनियम। जब कॉपर, कार्बन और एल्युमिनियम रहेगा, क्या, कार्बन और एल्युमिनियम आदि द्वारा क्या होगा, धातु में अपचयन कराना पड़ेगा। कार्बन और क्लोरीन, क्लोरीन लिख दिए, एल्युमिनियम है, कार्बन और एल्युमिनियम आदि द्वारा अपचयन कराना पड़ेगा। अपचयन हो जाएगा। अपचयन होने के बाद क्या हो जाएगा इसका, अपचयन होने के बाद हो जाएगा इसका क्या, शोधन कर देंगे। अशुद्ध धातुओं का शोधन हो जाएगा, खत्म। अशुद्ध धातु का क्या हो जाएगा, अशुद्ध धातु का शोधन करने पे हमारा शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो शोधन किया तो शुद्ध धातु प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे भी अशुद्ध धातु का शोधन कर देंगे तो शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा। पूरा प्रोसेस फिर से समझ लीजिए क्या है। अयस्क का सांद्रण, अयस्क का सांद्रण जब किया जाता है तो इसे 3 वर्गों में डिवाइड करके 3 वर्गों में रख दिया गया है, 3 वर्गों में बांट दिया गया है।
कौन कौन सा? उच्च क्रियाशील धातुएं पहला है, मध्य क्रियाशील धातुएं दूसरा है, निम्न क्रियाशील धातुएं तीसरा है। उच्च क्रियाशील धातुओं में क्या होता है? गलित लवण का विद्युत अपघटन किया जाता है, तब जाकर के शुद्ध धातु प्राप्त होता है। ये विधि हम पढ़ेंगे किसमें? विद्युत अपघटनीय विधि में। तो अभी इस प्रोसेस को आप समझिए कि कैसे क्या होता है। मध्य क्रियाशील धातुओं में क्या होता है? इसे दो भागों में बांट दिया है। कार्बोनेट आयक्स, कार्बोनेट आयक्स आएगा तो निस्तापन करना पड़ेगा, सल्फाइड आयक्स आएगा तो भर्जन करना पड़ेगा। दोनों को जब करते हैं तो धातु का ऑक्साइड मिलता है। धातु का क्या मिल जाएगा? ऑक्साइड मिल जाएगा, यानी धातु ऑक्साइड मिल जाएगा। अब धातु ऑक्साइड को क्या करेंगे? अपचयन करेंगे। अपचयन करने के पश्चात जाकर मिलता क्या है? अशुद्ध धातु का अशुद्ध धातु मिलेगा। अब उसका शोधन कर देंगे तो शुद्ध धातु हमें मिल जाएगा। निम्न क्रियाशील धातुओं को क्या किया गया है? सल्फाइड आयक्स। सल्फाइड आयक्स अगर इसके साथ मिला है तो भर्जन करेंगे। भर्जन करने के बाद मिलता है हमें अशुद्ध धातु। अशुद्ध धातु का शोधन करेंगे या परिष्करण कर देंगे तो शुद्ध धातु मिल जाएगा। ठीक है, ये बात आपका क्लियर हो गया। आयक्सों का सांद्रण समझ में आ गया और ये प्रोसेस हो गया। यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा हो, पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब इसी के बाद हम आएंगे आयक्सों का सांद्रण कैसे करते हैं, कितने वर्गों में बांटा गया? 3। तो किन किन प्रोसेस से गुजरता है, उन सभी प्रोसेस को हम इसके दूसरे वाले वीडियो में अपलोड करेंगे, या जाकर के आप देख लीजिएगा। क्या है? गुरुत्वापृथक्करण। गुरुत्वापृथक्करण विधि क्या है हमारा? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। चलिए अब चलते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं कि गुरुत्वापृथक्करण विधि से आयक्सों का सांद्रण कैसे किया जाता है।